वाई थिएटर शुड बी द पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, या फिर यूं कहें कि स्कूली शिक्षा में रंगमंच की क्या आवश्यकता है। वैसे तो जितनी भी आर्ट फॉर्म्स हैं, म्यूज़िक, डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब स्कूल करिकुलम में होनी चाहिए। मसलन जितने भी हम सब्जेक्ट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके साथ अगर इस तरह की आर्ट फॉर्म्स होती है, उससे बच्चों को सोचने की अलग अलग दिशाएं मिलती है, उनको अलग गति मिलती है, अलग ऊर्जा मिलती है, या फिर यूं कहें कि उनके शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास में इस तरह की कलाओं का बहुत महत्व होता है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ थिएटर। थिएटर असल में है क्या। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि थिएटर में हम एक कहानी लेते हैं, कुछ बच्चे तय करते हैं, उनके साथ चरित्र बांटे जाते हैं, उनकी रिहर्सल कराई जाती है, उसमें हम कुछ म्यूज़िक इनपुट करते हैं, कुछ कॉस्ट्यूम, सेट, प्रॉप्स, क्राफ्ट, इन सब का यूज़ करते हुए हम एक रिहर्सल करते हैं और एक शो कर देते हैं। शो करते वक्त हम सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसको इस तरह से गढ़ा जाए कि ये थोड़ा मनोरंजक लगे और शिक्षाप्रद रहे। ज़्यादातर लोगों को यही थिएटर समझ में आता है। और अगर हम एक तरह से देखें तो थिएटर नज़र भी यही आता है, लेकिन हम जिस थिएटर की बात कर रहे हैं वो इससे बिल्कुल इतर है। थिएटर अपने आप में एक प्रक्रिया है जीवन की, चीज़ों को समझने की, जिस पर अभी हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। यह जीवन को, रिश्तों को, प्रकृति को, चरित्रों को, भावनाओं को, संवेदनाओं को समझने और अपने जीवन में उतारने का सबसे सरल, प्रैक्टिकल मीडियम है, या यूं कहें कि सबसे आसान माध्यम थिएटर है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि थिएटर सिर्फ प्रदर्शन करना ही नहीं होता है। इट इज़ ए कंप्लीट प्रोसेस जहाँ से हम अपने जीवन को समझना शुरू करते हैं। जीवन की शुरुआत जहाँ से होती है, जैसे बचपन, एक छोटा बच्चा होता है। आप कभी भी एक छोटे बच्चे को देखिए, वो बच्चा क्या करता है, वो किस तरह से चीज़ों को देखता है, समझता है और अपने अंदर उतारता है। यहीं से थिएटर की शुरुआत हो जाती है। एक छोटा बच्चा वो किस तरह से चीज़ों को, परिस्थितियों को देखता है, समझता है और अपने में समाहित करता है। वो अपने आसपास के वातावरण को कितनी सजगता से देखता है, वो वहाँ से चीज़ों को लेता है, वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर जीवन क्या है। अगर आपने छोटे बच्चों में देखा हो तो वो किस तरह से पशु पक्षियों को नोटिस करते हैं, वो जानवरों को देखते हैं, वो उनकी नकल उतारने की कोशिश करते हैं अपने आम जीवन के अंदर, और वो उनकी नकल उतार कर कितना खुश होता है। उसे लगता है कि उसने कुछ नया सीखा है, उसको कुछ ऐसी चीज़ पता चली है जो उसे पहले नहीं पता थी, और वो इस तरह से प्रकृति को और अन्य चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। इसी तरह से वो अपने परिवार में, अपने समाज में सब कुछ देख रहा होता है और समझ रहा होता है। उसका उसके मम्मी पापा के साथ क्या रिलेशन है, उसके मम्मी पापा का उनके साथ, उसके पापा मम्मी का आपस में क्या रिलेशन है, उसके पिताजी का उसके दादाजी से क्या रिलेशन है, आपस में परिवार के अंदर किसके किससे कैसे संबंध हैं, गली मोहल्लों में जो उसके दोस्त हैं उनमें से ऐसे कौन से दोस्त हैं जो उसके साथ अपनापन रखते हैं, कौन से ऐसे दोस्त हैं जो उसके विरोध में रहते हैं या उसे चिढ़ाते हैं। ये सब कुछ करते वक्त वो बच्चा एक ऐसी चीज़ कर रहा होता है जो थिएटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। असल में थिएटर की शुरुआत ऑब्जर्वेशन से ही होती है। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हम सब में, किसी में कम किसी में ज़्यादा, सभी में होती है। लेकिन धीरे धीरे हम जब स्कूली शिक्षा में जाते हैं, स्कूल, कोचिंग, स्पोर्ट्स या अपना आम दैनिक जीवन, अपना डेली रूटीन और आर्थिक व्यवस्थाओं के चक्कर में हम इतने उलझ जाते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन नाम की चीज़ को हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं, वो कहीं पीछे रह जाता है। और थिएटर
इसी ऑब्जर्वेशन को, जो कि हमसे कहीं पीछे छूट गया, इसको पुनर्जीवित करने का काम करता है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से देखें, समझें और अपने विवेक से निर्णय ले पाएँ। और वो निर्णय लेते हुए हम स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति जागरूक हो पाएँ, चीज़ों को हम ज़्यादा गहरे से समझ पाएँ। ये थिएटर बड़ी आसानी से कर लेता है। इस बात को अगर मैं और आसान शब्दों में कहूँ तो जब हम किसी कैरेक्टर पर काम करते हैं या जब हम किसी बच्चे को, किसी पात्र को बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ या गेम्स उससे करवाते हैं, तो वो बच्चा बहुत सारे सवाल करता है खुद से, डायरेक्टर से, उस कैरेक्टर से, लोगों से, कि ये चरित्र ऐसा क्यों है, ये ऐसे कैसे बनता है, ये ऐसे क्यों चलता है, ऐसे क्यों बात करता है, इसका सोचने का तरीका क्या है। और वो जब उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करता है तो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती है जो शायद अभी तक उसने कभी सोची नहीं थी कि इस तरह से भी चीज़ें हो सकती है। उस चरित्र को घड़ते वक्त वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, समझता है कि समाज में किस तरह के लोग हैं, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनका अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार कैसे होता है, क्या उनका मेंटल प्रेशर या उनकी मेंटल अप्रोच होती है जब वो लोगों को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। इसके साथ ही जब उस कैरेक्टर के साथ हम रिहर्सल करते हैं तो रिहर्सल करते वक्त उसको अपनी लिसनिंग स्किल पर काम करना पड़ता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैरेक्टर को सुनेगा, सुनकर के सही से रेस्पॉन्ड कर पाएगा। इससे कहीं ना कहीं उसकी सुनने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। इसी को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो नाटक की रिहर्सल करते वक्त वो कैरेक्टर या वो व्यक्ति जो उस चरित्र को निभाने की कोशिश कर रहा है, वो नाटक की परिस्थितियों के अनुरूप रिएक्ट करता है। ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन के अंदर उसे पता चलता है कि मुझे और क्या करना चाहिए या संभावनाएं क्या क्या है कर पाने की। या यूं कहें कि जब वो डायलॉग बोल रहा है या वो जब एक्ट कर रहा है तो वो अपनी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा है, वो अपना पेशेंस लेवल बढ़ा रहा है। उसे ये पता चलता है कि मुझे कब बोलना है, मुझे कब रुकना है, मुझे सामने वाले को कितना स्पेस देना है, कब मेरी बारी है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम आम जिंदगी में कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इन सारी बातों पर गौर करते हुए हम इसको समझ सकते हैं कि थिएटर सिर्फ एक प्रदर्शन करने की कला ही नहीं है, ये हमारे अंदर या बच्चों के अंदर मानवीय गुणों को खोजने का और इनको तराशने का अगर कोई काम करता है तो वो थिएटर आर्ट फॉर्म करती है। अब हम इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने बात करी वो थिएटर क्या है, अब हम इस पर आगे बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों का ये पूछना है कि अगर वो थिएटर है जिसके बारे में अभी हमने बात करी, तो आप जिस थिएटर की बात कर रहे हो उसको कैसे करें। तो उस थिएटर को करने या सीखने की जो प्रक्रिया है, अब हम उस पर थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बच्चों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। उस ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हमको उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी, कुछ गेम्स करने होंगे या कुछ एक्सरसाइजेस करनी होगी। ये सब करते वक्त हमको कुछ बच्चे फिगर आउट करने पड़ेंगे, हमें फिल्टर करने पड़ेंगे कि कुछ बच्चे जो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, कुछ बच्चे जो बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इतनी ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम इस तरह के फ़िल्टर कर लेंगे तो हमें काम करने में आसानी होगी, हमको ग्रुप्स बनाने में आसानी होगी। फिगर आउट करने के बाद जब हम उनके साथ थिएटर एक्टिविटीज़ करेंगे, ये दो अलग अलग चरणों में होगी। पहला होगा उनके इनर पर काम करते हुए और दूसरा होगा उनके आउटर पर काम करते हुए। अभी हम इनर को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस उतना अच्छे से होता नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होती लेकिन उनके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी होती है। इनके साथ ही लिसनिंग स्किल नहीं होती है, पेशेंस नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो हम कुछ अलग अलग गेम्स या एक्टिविटीज़ के साथ इन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं। इस तरह के और भी पॉइंट्स जिन पर काम किया जा सकता है, हमारे पास पूरी संभावनाएं होती है कि हम उन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए चलें। हम इसको एक एग्जाम्पल के तरह समझते हैं। अगर हम लीडरशिप क्वालिटी पर बात करते हैं
ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है कि क्लास का वो बच्चा जो सबसे इंटेलिजेंट है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं या जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, हम उसे मॉनिटर बनाते हैं। और एक बार के लिए हमको लगता भी यही है कि वो अगर सबसे ज़्यादा कैपेबल है तो उसके लिए थोड़ा सा आसान होगा लड़कों को मैनेज करना। लेकिन अगर हम इसको एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि उस क्लास का सबसे शैतान लड़का जिसने सबको परेशान कर रखा है, अगर हम उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके देखें थोड़ी देर के लिए या कुछ 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, तो आप नोटिस करेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। वो लड़का जिस पर अभी तक हमने जिम्मेदारी जिसको नहीं दी थी, उसको जब ये जिम्मेदारी मिलेगी कि उसे क्लास का मॉनिटर बनना है और क्लास को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाना है, यकीन मानिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह अगर हम संवेदनाओं पर बात करें, आज के दौर में हम बिल्कुल संवेदनाहीन होते जा रहे हैं, हम या बच्चे, क्योंकि हम इतने फास्ट और रिजल्ट की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा होता है कि हम भावनाओं, संवेदनाओं, रिश्तों, इनको हम कहीं पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मैं किसी बच्चे के साथ ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि मैं उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता बनने के लिए कहता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि तुम 2 दिन 3 दिन ऑब्जर्व करो कि आपकी गली के जो कुत्ते हैं वो क्या करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, बात करते हैं, उसको समझने की, उसको जानने की कोशिश करो। तो जब मैं उस बच्चे को ये एक्सरसाइज करवाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं उसको कुत्ता बनाने की कोशिश करता हूँ, तो वो उस दर्द को महसूस करेगा, वो उन संवेदनाओं को समझेगा। जब उसने किसी कुत्ते के ऊपर एक पत्थर मारा होगा या उसको एक लकड़ी की मारी होगी, तो उसे ये एहसास होगा कि ये मैंने क्या किया। ये कुछ तरीके होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे हम उनके इनर पर काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आउटर पर बात करें, आउटर की एक्सरसाइजेस के थ्रू हम उनको बहुत एनर्जेटिक बना सकते हैं, सुस्ती को दूर किया जा सकता है, उनके अंदर एक एनर्जी या यूं कहें कि ऊर्जा का संचार किया जा सकता है कुछ एक्टिविटीज़ और गेम्स के द्वारा। इसके साथ ही हम उनके फिजिकल फिटनेस पर भी काम कर सकते हैं, हम उनके बॉडी पोस्चर पर काम कर सकते हैं। जब हम बच्चों के साथ अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करेंगे कि उनको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किससे बात करते वक्त बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, जब इस तरह की गतिविधियां उनसे करवाई जाती है तो कहीं ना कहीं भले ही वो 5% हो या 10% हो, लेकिन बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वॉइस, आम तौर पर हम बातचीत करते वक्त हमें अपनी वॉइस का अंदाज़ा नहीं होता है कि हमें कितना वॉल्यूम लो रखना है, कितना वॉल्यूम डाउन रखना है। ये भी हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू कंट्रोल करवा सकते हैं या उनको सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, कई बच्चे इस तरह से होते हैं जिनसे अगर आप उनका खुद का इंट्रोडक्शन आप पूछेंगे तो शायद वो बताने में थोड़ा हिचकिचाएंगे या वो घबराएंगे या वो हेजिटेट होंगे। उनके साथ एक एक्सरसाइज की जा सकती है। उस बच्चे को कोई भी ऐसी कहानी जो कंठस्थ याद हो, चाहे वो कोई पौराणिक हो, चाहे वो उसकी खुद की लिखी हुई हो या उनके स्कूल सिलेबस से हो, और अगर कुछ भी ना मिले तो कोई ऐसी फिल्म जिससे बच्चा बहुत प्रभावित हुआ हो। हमको सिर्फ उस बच्चे को ये टास्क देना है कि उस फिल्म का जो मेन लीड कैरेक्टर है वो थोड़ी देर के लिए खुद को समझे और उस फिल्म की कहानी को सभी बच्चों को, जितने भी वहाँ क्लास के अंदर मौजूद हैं, उन सबको नरेट करे, कहानी को शुरू से लेकर के एंड तक। तो आप ये थोड़ा सा बदलाव पाओगे कि 10 मिनट पहले जो बच्चा खुद का नाम और इंट्रोडक्शन देने में घबरा रहा था, वो धीरे 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 चीज़ें उसके लिए सहज होती जा रही थी। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। नाटक बनाने की प्रक्रिया पर अभी तक हमने जो भी किया उसके आधार पर अब हम उनके ग्रुप्स डिवाइड करेंगे। ग्रुप्स बनाते वक्त हमको अपना थोड़ा सा सेंस यूज़ करना है। अभी तक हमने जो भी एक्टिविटीज़ करवाई उसके हिसाब से हमने कुछ बच्चों को फिल्टर किया। अब हम तय करेंगे, कुछ बच्चे हम लेंगे जो कहानी पर काम करेंगे, स्क्रिप्ट या नाटक। स्क्रिप्ट पर काम करते वक्त हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला, या तो हम उन बच्चों के द्वारा कोई नई कहानी रचें या नई कहानी गढ़ी जाए, या फिर कोई ऐसी कहानी जो पहले से किसी लेखक ने लिखी हुई है या उनके सिलेबस में है, या फिर कोई पहले से लिखा हुआ नाटक। तरीका कोई भी हो, सिर्फ 2 बातें ध्यान रखने वाली है।
पहला तो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे इन्वॉल्व कर सकें, और दूसरा वो कहानी, चूँकि स्कूल के बच्चों के लिए काम हो रहा है तो वो कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। स्क्रिप्ट का पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमको कुछ बच्चे ऐसे फिगर आउट करने हैं जिनका क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, जो सेट या प्रॉपर्टीज़ बनाने में उनको रुचि हो, जिनका ड्राइंग, पेंटिंग या स्कल्पचर में उनकी रुचि हो और उनको वो काम करने में मज़ा आता है। इसी तरह से हम कुछ बच्चे फ़िल्टर करेंगे म्यूज़िक सेगमेंट के लिए, जो नाटक के म्यूज़िक पर काम करेंगे। इसी तरह कुछ बच्चे कॉस्ट्यूम्स के ऊपर काम करेंगे, कुछ बच्चे मैनेजमेंट पर काम करेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आता है एक्टिंग का पार्ट। एक्टिंग पार्ट के लिए हमको वो बच्चे टारगेट करने हैं जिनको मिमिक्री का शौक़ हो, या जो कॉपी करते हो एक दूसरे को, जिनको बोलने का शौक़ हो, जिनको पढ़ने का शौक़ हो, या फिर जिनको एक्टिंग करना अच्छा लगता हो। उन बच्चों को लेते हैं। उनके साथ हम कुछ बच्चे ऐसे रखते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट हों, जो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, क्लास में अकेले रहते हैं, जिनके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। तो जब हम इन बच्चों को, जो कि बहुत एक्टिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, और ऐसे बच्चे जो इंट्रोवर्ट हैं, जब हम इन दोनों को मिला करके ग्रुप बनाएंगे तो हमको कुछ अलग ही रिजल्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें तय होने के बाद जब हम नाटक के निर्माण पर बात करेंगे तो हम कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे उन बच्चों के साथ। कैरेक्टर डेवलप करते वक्त जब हम बच्चों को अलग अलग टास्क देंगे, किसी को हम जानवर को ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे, किसी को हम पशु पक्षियों को ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे, किसी को प्रकृति के लिए कहेंगे, किसी को हम अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे, दादा दादी, नाना नानी, या अपने चाचा चाची। किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए जब हम उसके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ही हमारी समझ बढ़ती रहती है। जब हम दादा दादी या नाना नानी को ऑब्जर्व करने के लिए किसी बच्चों को कहेंगे तो स्वतः ही वो रिश्तों की अहमियत को समझेगा कि उसका कैसा रिश्ता है, रिश्ता कैसा होना चाहिए, वो लोग किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। इस तरह से हम रिश्तों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अगर हमारे पास जो कहानी हमने तय करी है वो कहानी किसी राज्य की या किसी देश की है, या कोई पौराणिक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जब बच्चे उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जानेंगे, कुछ पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे और फिर उसके ऊपर रिहर्सल करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक संस्कृति या एक सांस्कृतिक समझ उन बच्चों के अंदर धीरे धीरे डेवलप होगी। इसी तरह उस नाटक या कहानी से संबंधित जो भी भाषा होगी, चाहे वो हिंदी हुई, संस्कृत हुई, उर्दू हुई, इंग्लिश हुई, बच्चों की भाषाई समझ बढ़ेगी। इसी तरह से अगर कोई नाटक हम प्रकृति को लेकर के करते हैं या कहानी में प्रकृति का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो बच्चे प्रकृति को लेकर के उनकी समझ बढ़ेगी कि प्रकृति किस तरह से काम करती है, हमें प्रकृति के साथ किस तरह से तारतम्य बना करके चलना चाहिए। इन सब चीज़ों पर काम करते हुए जब हम मंचन तक पहुँचते हैं तब जाकर वो नाटक करना सार्थक है। नाटक कैसा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे ये नाटक बना है। नाटक बनते वक्त, उस प्रक्रिया से गुजरते वक्त उन बच्चों ने अपने अंतर्मन में क्या बदलाव महसूस किया या उनकी समझ कितनी हम विकसित कर पाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। यहाँ पर एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये है कि एजुकेशन फील्ड में थिएटर का उपयोग करने का मकसद एक्टर पैदा करना नहीं है। इसके विपरीत जीवन के प्रति सकारात्मकता और कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस या विषम परिस्थितियाँ हों, उनमें हम किस तरह से समाधान निकाल पाएँ और अपनी नैतिकता और मौलिकता को समझ पाएँ। कई लोगों का ये कहना होता है कि स्कूल टाइम में थिएटर करने से बच्चों के दिमाग में ये बात चल जाती है कि अब हमको एक्टर बनना है या एक्टिंग फील्ड के अंदर ही अपना करियर बनाना है। इस बात को आप उसी तरह से समझिए जैसे कि जब हम स्कूल टाइम के अंदर क्रिकेट खेलते हैं या जब हम फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, तो हमको एक फुटबॉल प्लेयर नहीं बनना होता है, हमको एक हॉकी प्लेयर नहीं बनना होता है। हम वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो करना अच्छा लगता है या उससे हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं या हम फिजिकली फिट रहते हैं। थिएटर भी दरअसल उसी तरह काम करता है। इसका असल मकसद समझ विकसित करना है। हमको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से थिएटर का एजुकेशन फील्ड में उपयोग करते हैं तो बच्चे स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति सजग रहेंगे और जीवन को, रिश्तों को
संवेदनाओं को और संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और एक बेहतरीन जीवन जीने का प्रयास करेंगे, जो कि असल में शिक्षा का मूल उद्देश्य है। धन्यवाद।